हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं कमल कुमार मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का अपनी यूनिवर्सिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, स्कूल लेक्चर और आरपीएससी द्वारा जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है उससे जुड़े हुए सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, अपनी यूनिवर्सिटी जो है जल्दी आपके लिए स्कूल लेक्चरर इकोनॉमिक्स आरपीएससी द्वारा जो आयोजित होने जा रही है, उसके लिए कंटेंट और कोर्स जो है वो अवेलेबल कराने जा रहा है। उससे पहले हम जो कुछ बारीक चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको समझ लेते हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़, पहला जो नया अपडेट है वो है सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं, वो उन सब पे बात की जाए कि क्या जुड़ा है और क्या घटा है, कितना जो है नया पार्ट जो है इसमें जोड़ा गया है, कोई पार्ट ऐसा है जो उसमें घटाया गया है। कंटेंट जो है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। मैंने जो है बहुत अलग तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। अ, इस तरीके से हमने बात की है कि आपको यूनिट वाइज तो चलो कंपैरिजन करना है ही है कि किस यूनिट में कितना जुड़ा है कैसे। मैंने उस यूनिट में भी क्या किया है, टॉपिक तोड़े हैं, हमने उसको डिवाइड किया है सब टॉपिक्स में। हर टॉपिक में कैसे कैसे किन किन चीज़ों को जोड़ा घटाया गया है, और स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है कि क्या चीज़ कम हुई है, क्या चीज़ घटी है। इसके साथ ही हमने तीनों यूनिट्स की एक कंपेरिजन समरी तैयार की है, ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो, आपको सहूलियत महसूस होती रहे। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज इस पर बात करेंगे। सिलेबस जो है पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम उसको पूरी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जितना सहज आपको हो सके। और पीडीएफ फॉर्मेट में जो है प्योरली हिंदी में आप तक वो कंटेंट हम पहुंचा देंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, और क्या जुड़ा है क्या घटा है इसका हम एनालिसिस ब्रीफली, बहुत ही अ, एक एनालिटिकल वे में जो है उसका एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, पहली जो यूनिट है आपकी, जो कि कही जाती थी कि सेकेंडरी लेवल की है, हालांकि होने देखने में क्या आ रहा है कि जो सेकेंडरी लेवल और यूजी लेवल और पीजी लेवल जो दिखाया जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चंस भी उस तरीके के बनने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वास्तविकता में कि क्वेश्चंस जो हैं सारे या तो बहुत टफ आ रहे हैं या सारे बहुत इजी। इस तरीके, मतलब जो एक ऑर्डर तय होना चाहिए था कि एक मॉडरेट, फिर थोड़ा सा टफ, पहले इजी, थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा सा टफ, डिफिकल्टी का लेवल जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। यूजी पीजी लेवल और सेकेंडरी लेवल का ऐसा देखने में आ रहा है कि कई बार सेकेंडरी लेवल के जो टॉपिक है उनमें से बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, और पीजी लेवल का जो टॉपिक है उसमें से बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी यूनिट को हमें हल्के में लेना है, किसी यूनिट को हमें बहुत ज़्यादा वेटेज देना है। हमें अब प्रॉपर वेटेज जो है वो देकर चलना पड़ेगा। हालांकि आइडियली होना ये चाहिए, आदर्श रूप में स्थिति जो है वो ये होनी चाहिए कि जैसा मेंशन किया गया है यूनिट में वैसी बात की जाए, वैसा पेपर जो है वो सेट किया जाए। लेकिन बहरहाल चीज़ें ऐसी हैं कि हम चीज़ों को उसी तरीके से देखेंगे जैसे आरपीएससी चल रही है। तो यूनिट वन जो है आपकी, जिसे आप सेकेंडरी लेवल का कहते हैं, यूनिट वन जो है आपकी कहने को जो सेकेंडरी लेवल की है। ठीक है, यूनिट वन में जो है हमने यूनिट वन को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि उसमें जितने टॉपिक हो सकते थे हम उसको डिवाइड करें सब टॉपिक्स में, उनका उप क्षेत्रों में जो है वर्गीकरण करके एक क्षेत्र, एक टॉपिक जो है उसको अलग अलग विषयों में, अलग अलग टॉपिक्स में तोड़ के। तो पहला जो है, पहली आपकी जो लाइन है सिलेबस की, आपने पीडीएफ जो है वो देखी होगी। हमने वो आरपीएससी के पीडीएफ से थोड़ा आपको बाहर निकालने की कोशिश की है कि उसको हम कितना इजी आपके लिए बना सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक्स का, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स का। उसमें क्या आता है, मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि आपको अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उन पर बात की जाती है। अब इनमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, हम चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। ये नया सिलेबस है और ये पुराना सिलेबस हमने कंपैरिजन के लिए यहाँ रखा है कि ये चीज़ यहाँ भी है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ भी है। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं, इस तरीके का टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके का आता है। वो आता है कि कोई परिभाषा किसने दी है, किसी की किताब का नाम भी पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे। यहाँ थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस। जब परिभाषा पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, शास्त्र के परिचय का जब जो पार्ट होता है, उसमें हम तीन केंद्रीय समस्याएं जो है वो इनकी पढ़ते हैं। ठीक है, उसी को इन्होंने यहाँ जो है सेंट्रल प्रॉब्लम आ गई, यहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यहाँ भी है।
ठीक है, टेंशन नहीं। लेकिन ये जो कंसेप्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का, ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स जो है वो दो तरीके से, दो अप्रोचेस से पढ़ी जाती है। एक होती है पॉजिटिव, जो ये कहती है कि क्या है, वो दिखाती है कि कोई भी सिचुएशन जो है वो क्या है को दर्शा रही है। हम कह रहे हैं कि जीडीपी इस समय इतने % ग्रो कर रही है, ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक होता है नॉर्मेटिव, जो चीजों को चाहिए अर्थ में पढ़ता है कि अभी इतनी है, कितनी होनी चाहिए, समझ गए, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव अप्रोच। तो क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बनेंगे तो केवल इसी तरीके के बनेंगे, परिभाषा के तौर पे ही बहुत टफ क्वेश्चन इससे बनने के चांस नहीं। लेकिन देखें अगर हम, तो ये मान सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो एड एक्स्ट्रा इसमें किया है। बाकी सेंट्रल प्रॉब्लम वहां भी थी, सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ भी है। अब रही बात सेंट्रल प्रॉब्लम से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तीन जो समस्याएं हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। उसके साथ समस्या जुड़ी है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ तो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो यहाँ अलग से मेंशन नहीं किया, लेकिन ये इसी में इनबिल्ट है, इसलिए ये मत मानिए कि इसमें जोड़ा नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की मतलब क्या, का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है आजकल वो स्केरसिटी यानी कि दुर्लभता को ध्यान में रखकर दी जाती है। दुर्लभता को ध्यान में रखकर दी जाने का कारण क्या है कि संसाधन हमारे पास जो है बहुत सीमित हैं, हमारी इच्छाएं जो है वो बहुत असीमित हैं, और वस्तुएं जो है वो वैकल्पिक यूज में ली जाती है। जिस चीज को हम ये समझते हैं कि इसका प्रोडक्शन अगर किया जाए तो इसका इस तरीके का यूज किएंगे, लेकिन वो केवल उस तरीके का यूज ना कि किसी और पर्पज से भी काम ली जाती है, इसलिए जो है वो संसाधनों की दुर्लभता की बात जो है वो उठती है। ये थोड़ा सा मैं समरी टाइप दे रहा हूँ टॉपिक्स की, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल सिलेबस डिस्कस करते समय। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीजों को बहुत आसानी से समझ सके और ये माने कि क्या घटने का रिलेवेंस है, क्या जुड़ने का रिलेवेंस है। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहां था इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस, कि किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के जो है वो सिस्टम काम करते हैं, क्या क्या फॉर्मेट, किस किस तरीके की अर्थव्यवस्थाएं हम पढ़ते हैं, बेसिक्स की ही बात है। यहाँ पे हमने जो है ये चीज हमने यहाँ पे भी देखी है, इसमें कोई उसमें दो राय नहीं है। जो चीज वहां भी थी, कैसे काम करती है कोई अर्थव्यवस्था, किस तरीके की है, वो किस तरीके से काम करती है और क्यों हम उसको पढ़ेंगे, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब बात कर रहे हैं हम कि फिर जुड़ा क्या है। जुड़ा है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, उत्पादन संभावना वक्र, हिंदी में इसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अवसर लागत कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के बेसिक का एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, जो ये बताता है कि विभिन्न साधनों के यूज से हम कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है प्रोडक्शन की ले सकते हैं। ये चूंकि ये अवसर लागत के बिना नहीं देखा जा सकता। अवसर लागत का मतलब होता है कि किसी एक सेक्टर में अगर हम साधनों को लगा रहे हैं और दूसरे सेक्टर या दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन, दूसरी वस्तु का जो उत्पादन है अगर बढ़ाना है, तो हमें एक वस्तु के उत्पादन में जो साधन लगे हुए हैं उसको वहां से निकाल के दूसरी वस्तु का जो प्रोडक्शन या उत्पादन चल रहा है उसमें लगाना है। तो यहाँ जितने हमने सेक्रीफाइसेस किए उतने इसको हम किस अनुपात से जो है चीजों को बढ़ा पा रहे हैं, इन चीजों से अवसर लागत की धारणा को, अवधारणा को समझा जाता है। और इसके बिना जो है पीपीएफ की जो थ्योरी, उत्पादन संभावना वक्र की जो थ्योरी है, उसको नहीं पढ़ा या समझा जा सकता। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र इसमें ऐड किया गया है, तो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन किया है। और यहाँ माइक्रो मैक्रो कंसेप्ट भी जोड़े गए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो ठीक है बेसिक में अंतर, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो केवल अंतर पर आएगा। एक क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है उदाहरणों पर बन सकता है, जब हम अंतर पढ़ रहे होते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो जब हम परिभाषा पढ़ रहे होते हैं तो हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं कि एक यूनिट का प्रोडक्शन जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जा रहा है, पूरे देश का जो प्रोडक्शन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, एक सेविंग जो इंडिविजुअल कर रहा है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जा रहा है, एक देश की जो सेविंग है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जा रहा है, एक इंडिविजुअल की इनकम को पर्सनल इनकम में पढ़ा जा रहा है, व्यक्ति की इनकम में पढ़ा जा रहा है, और नेशनल इनकम को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो
इस तरीके के जो उदाहरण है इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं है, कौन सी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल है, कौन सी चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं है। ये उदाहरण देके आपको पूछा जा सकता है। तो हम बात करें किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है यहाँ पर कि क्या चीज जो है वो जोड़ी घटाई गई है, कि ये पहले नहीं था, ये अलग से नहीं था, ये पीपीएफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो नहीं थी। ठीक है, ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमने कोशिश की है कि एक बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को समझाया जा सके। दूसरी बात है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मांग का नियम पहले भी था, मांग व लोच जो है वो पहले भी थी, अभी भी है, पहले भी थी। डिमांड एंड सप्लाई क्या थी? वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी पहले भी थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले भी थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है कि इलास्टिसिटी जो है, लोच जो है, जब हम मांग के रेफरेंस में पढ़ रहे थे कि पूर्णतया लोचदार होती है, पूर्णतया बेलोचदार होती है, इकाई लोचदार, इकाई से कम, इकाई से अधिक लोचदार, वो सारे कंसेप्ट जो है अब हम पूर्ति के रेफरेंस में भी, सप्लाई के रेफरेंस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ति की लोच भी अब पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने ओल्ड सिलेबस में लिखा है कि पहले वाले में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं था। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज जो है वो ऐड हुई है। आगे चलते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का मतलब उत्पादन व लागत की अवधारणाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कोई समस्या ना हो। ये सिलेबस आपको पूरा का पूरा एज इट इज हिंदी में पीडीएफ अवेलेबल कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे होगा, उस टेलीग्राम चैनल पर आप इसको ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको कोई सोर्सेज जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, उत्पादन और लागत के सिद्धांत में जो है हमने क्या पढ़ना है वो चीजें हम देख रहे हैं। पहले के सिलेबस में था प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे कि हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन या फंक्शन जो है वो किन चीजों को दिखाता है कि कुछ साधनों के संयोग से उत्पादन के, जो उत्पादन की जो मात्रा है, उत्पादन जो किया जा रहा है, उनके बीच का जो एक फंक्शनल रिलेशन है, एक फिजिकल रिलेशन जो है, वो भौतिक संबंध जो है वो कैसे डिफाइन होता है, ये उत्पादन फलन का बताने का काम है। तो यहाँ दो चीजें आती हैं, एक तो उत्पादन के साधन जिनसे प्रोडक्शन किया जाना है, जिन्हें हम इनपुट कहते हैं, साधन कहते हैं, कारक भी कहते हैं। दूसरा होता है खुद उत्पादन, जो इनकी मदद से उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, इसे आप इजीली समझ सकते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है, उत्पादन फलन जो है, जो हम पढ़ते हैं उस, वो तो बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, जिसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपात, जब हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ते हैं, उत्पादन फलन जब हम पढ़ेंगे तो उत्पादन फलन में हम उत्पादन फलन की परिभाषाएं तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन, अल्पकाल और दीर्घकाल की जो है अवधारणाएं भी पढ़ेंगे। जैसे ही हम अल्पकाल और दीर्घकाल पढ़ते हैं तो हम ये दो चीजें पढ़ के चलते हैं कि अल्पकाल में कोई एक मिनिमम जो है वो साधन या कारक या फैक्टर जो है या इनपुट जो है वो स्टेबल या आप कहिए कांस्टेंट या स्थिर जो है वो रखा जाएगा, और दीर्घ काल में सभी साधन जो हैं वो परिवर्तनशील हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम मैंने अल्पकाल दीर्घकाल की बात इसलिए की क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है, जो फैक्टर जो परिवर्तनशील है अल्पकाल में, बाकी जो फैक्टर है उनको स्थिर रखा गया है। तो जो परिवर्तनशील फैक्टर है उसका किस किस अनुपात के बढ़ने के साथ साथ किस किस तरीके से उत्पादन की मात्रा में अंतर आता है, चेंज होता है, उन चीजों को हम देखते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। और एक होता है रिटर्न टू स्केल, जिसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल जो है वो रिटर्न टू स्केल कहलाता है, जिसे हम दीर्घकाल की अवधारणा में पढ़ते हैं। दीर्घकाल से पढ़ने का मतलब है कि जहां सारे उत्पादन के साधन जो है वो परिवर्तनशील
हो जाते हैं और उनके सबके बदलने के साथ साथ उत्पादन में किस तरीके से उसका स्केल जो है वो कितना बढ़ता है या घटता है, इसे हम उत्पाद पैमाने के प्रतिफल में पढ़ते हैं। इनमें आप देखेंगे तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज था, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। ठीक है, ये प्रोडक्शन की बात हो गई है, उत्पादन की बात हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट की, लागत की बात कर लेते हैं। तो लागत जो है पुराने सिलेबस में था कि कॉस्ट के कंसेप्ट जो है, जो अलग अलग अवधारणा है वो क्या है, कॉस्ट कर्व्स, जो लागत वक्र है, चूंकि अवधारणाओं के साथ हम पढ़ेंगे कुल लागत क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, स्थिर लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत क्या होती है, उसमें भी सीमांत और कुल की अवधारणाएं हैं वो सारी पढ़ेंगे हम। उसमें अल्पकाल और दीर्घकाल की अवधारणाएं वो सारी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आता है रेवेन्यू का पार्ट। रेवेन्यू यानी आगम, या इसे हम हिंदी में आगम कह सकते हैं या आय कह सकते हैं, जो रिसिप्ट हमें मिलती है। क्योंकि हम उत्पादन करेंगे तो हमारे यहाँ कोई ना कोई खर्चा तो होगा ही, लेकिन खर्चा हम किसी ना किसी इनकम के रेफरेंस में तो करते हैं कि भाई कोई उम्मीद है हमें कुछ मिलेगा तभी हम करेंगे। तो रेवेन्यू का बात, रेवेन्यू की चर्चा भी वहां होगी। तो रेवेन्यू की डेफिनेशन और उनके कर्व्स जो हैं, रेवेन्यू कर्व जो है उनकी बात भी की जाएगी। और यहाँ रेवेन्यू और उनकी रिलेशनशिप्स की बात की गई है, यहाँ रेवेन्यू कर्व्स की बात की गई है। यहाँ रिलेशनशिप नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी बात नहीं की जा रही है, क्योंकि इसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम टी आर और एम आर कर्व पढ़ेंगे, टी आर एम आर और ए आर कर्व पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा है कि इसमें कई जो रिलेशन है, थोड़ा सा ये जरूर है कि जो जो इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सकता था टी आर एम आर और ए आर का, वो इनका रिलेशनशिप था जो इलास्टिसिटी लॉज की जो है अवधारणा, उससे भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, उनसे जोड़ के पूछे जा सकते थे, लेकिन वो अब पूछे जाने की संभावना नहीं है। केवल हमें ऊपरी जो अवधारणाएं हैं वक्रों की, उन तक तो नॉलेज रखनी ही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और मार्केट। ठीक है, ये मार्केट की अवधारणाएं आ चुकी है, बाजार की अवधारणाएं आ चुकी है। ऐसा मत समझना प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर लिखा हुआ है तो उनसे चीजें किस तरीके से बात कर रही है। बात तो उत्पादन की होगी, उत्पादक का सामने होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन बाजार के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, मार्केट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो मार्केट के रेफरेंस में जब हम बात करने चलते हैं, ये पूरी जो रामायण है, ठीक है, वो चल रही है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और आ गया मोनोपोली, परफेक्ट एंड मोनोपोली। ठीक है, यहां जो अप्रोच अब हम बात कर रहे हैं, किस अप्रोच, अब हम उत्पादक के सामने की बात करते हैं। उत्पादक के सामने की बात से हमारा मतलब होता है कुल मिलाकर कि कहां जाकर उसको अपना प्रोडक्शन रोकना है और उस प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्ट की क्या कीमत उसके द्वारा तय की जानी चाहिए जिससे उसका लाभ जो है वो अधिकतम हो। दो चीजें होती हैं जब हम उत्पादक का सामने पढ़ रहे होंगे, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि उसका लाभ जो है वो मैक्सिमम हो जाए, या फिर उसकी लागत जो है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो उसका लाभ अधिकतम हो या उसकी लागत जो है वो मिनिमम न्यूनतम हो जाए। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसके लिए दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है टीआरटीसी अप्रोच। टीआर का मतलब है टोटल रेवेन्यू और टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, कुल आगम और कुल लागत। तो कुल आगम में से अगर कुल लागत घटा दी जाए तो मेरा जो है वो लाभ निकल कर आ जाता है कि कितना प्रॉफिट हमने कमाया। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो वो एमआरएम से अप्रोच बन जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, जो कि हम यहाँ से ही पढ़कर आएंगे इस कॉस्ट कर्व्स में से और ये रेवेन्यू कर्व्स में से, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब ये जो अप्रोच है ये मॉडर्न अप्रोचेस हैं जिन्हें हम जितने भी ग्राफ पढ़ते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली में, ये सारे एमआरएम से अप्रोच से ही होते हैं। टीआरटीसी अप्रोच बहुत एक सिंपल ग्राफ से समझा दी जाती है, उसके बाद पूरी जो पूरी मेथडोलॉजी है, पूरी टेक्निक्स हैं, वो सारी एमआरएम से अप्रोच पर ही चलती हैं। ठीक है, पुराने में था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के मार्केट है वो बताना है आपको, उनकी विशेषताएं क्या है, क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है, क्या मोनोपोली में होता है, सारी चीजें आपको
बतानी है, ये यहाँ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें जो थी वो पहले अलग से नहीं थी, ठीक है। टीआरटीसी और एमआरएमसी अप्रोच अलग से नहीं थे, हालांकि वो कुछ लेवल पे हम समझते हैं कि इनबिल्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, कीमत और उत्पादन का निर्धारण, जो कि हमें पता है कि प्रोड्यूसर जो है वो यही दोनों चीजें करता है कि वो कीमत कितनी रखे और वो उत्पादन कितना, किस लेवल तक, किस स्तर तक जाके करे, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली, ठीक है। यहाँ भी अब हम देख रहे हैं सेम चीज है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन दिया हुआ है, मोनोपोली का यहाँ जिक्र नहीं है, हम नेक्स्ट सब टॉपिक में देखेंगे। यहाँ ये लिखा हुआ है कि नो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सेपरेटली, पहले वाले जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सेपरेटली कहीं मेंशन नहीं था, अब हमने क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को सेपरेटली मेंशन कर दिया है। मतलब अब हम जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं जो अलग अलग मार्केट्स में, उन पे जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपने कई सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, आपने पता नहीं ध्यान दिया हो अपने पीजी लेवल पे, कई जगह लिखा होता है ऐसी कई तरह की कंडीशंस पड़ी होगी, इससे मिलती जुलती, इससे सिमिलर कई तरह की सिचुएशन पड़ी होगी। ये सारी क्या है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मार्केट के इक्विलिब्रियम की, प्रोड्यूसर के यानी उत्पादक के सामने की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अलग अलग दशा में क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें भी फिर शॉर्ट रन यानी अल्पकाल और लॉन्ग रन यानी कि दीर्घकाल जैसी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ये सारी सिचुएशंस जो है वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, यहाँ से अब टेक्निकल क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बनने की संभावनाएं इस रेफरेंस में है, ठीक है। ये माइक्रो वाला चैप्टर खत्म होता है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में पढ़ते हैं, यानी कि समष्टि शास्त्र की चीजों में हम पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ था मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में स्टॉक एंड फ्लो, यानी कि चर और प्रवाह जो है वो स्टॉक, चर और प्रवाह चर क्या होते हैं, क्या उनकी परिभाषा है, उनमें उदाहरण आते थे कई बार एक क्वेश्चन में कि कौन सा स्टॉक चर है कौन सा प्रवाह चर है, इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे मेंशन तो दिया हुआ है तो आप मान के चलिए। फिर ये कह रहा है कि नेशनल इनकम के कंसेप्ट क्या है, ये आ गया नॉमिनल जीडीपी, नेशनल इनकम के कंसेप्ट जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी मेजरमेंट, उनके रिलेशनशिप, सारी चीजें यहाँ पे भी हैं। अब जो है यहाँ हमने क्या अलग देखा है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है कहाँ गया, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो पहले मेंशन नहीं था, मैं इसको अलग रंग से कर देता हूँ। ये दोनों चीजें जो है पहले अलग से स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी, अब इनके जुड़ने का मतलब क्या है और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो अलग अलग पढ़ते हैं हम, दो क्षेत्र, टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ते हैं, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ते हैं और फोर सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ते हैं। इसमें फॉरेन सेक्टर जो है वो इंक्लूड हो जाता है। यहाँ जो है वो केवल दो होते हैं, एक तो होता है हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र कह लीजिए आप इसे, और एक होता है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक क्षेत्र होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये कह रहा है कि यहाँ से आप जो है, यहाँ से आप जो है प्रोडक्शन, इनको, इनका प्रोडक्ट बेचते हैं और यहाँ से जो है इनकी कीमत वसूलते हैं, और ये जो घरेलू क्षेत्र वाले हैं ये इनको अपनी सेवाएं प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब लेबर के फॉर्म में समझ लीजिए आप, और इसके फॉर्म में, इसके बदले आपको अपनी वेजेस यानी अपनी मजदूरी मिलती है। ये सर्कुलर फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इनकम होता है, आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। तो अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें और एक सेक्टर जुड़ जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट इसमें ऐड हो जाएगी, तीसरे तीन तीन क्षेत्र की जब बात करेंगे, और बाद में जो है इसमें फॉरेन क्षेत्र यानी विदेशी क्षेत्र जो है वो जुड़ जाएगा, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रख पढ़ना होगा कि एक नया क्षेत्र जुड़ने से उसके कौन से एलिमेंट को किस दिशा में जाने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसका कौन सा एलिमेंट जा रहा है। जैसे आपको पता है कि घरेलू क्षेत्र से अगर हम वेजेस, अब अगर हम लेबर प्रोवाइड करवाते हैं यानी कि फैक्टर सर्विसेज यानी कि साधन सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है, ये हमें पता होना चाहिए। यही तीन क्षेत्र चार क्षेत्र जब जुड़ जाएंगे, तीन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चार क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जुड़ जाएगी, तो आय का चक्रीय प्रवाह किस तरीके से काम करता है, ये क्वेश्चन हमारे वहां पे बनेंगे, ठीक है। ये हमने अलग से मेंशन कर दिया है। फिर आते हैं, इसी में चल रहे हैं हम, अच्छा ठीक है, ये सेम चीज आ गई, इसको छोड़ दो। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, आय व रोजगार, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पहले ये अलग से नहीं मेंशन था, अब ये अलग से मेंशन है। इसका मतलब है कि
क्लासिकल अप्रोच जो है, जिसे हम परंपरागत अर्थशास्त्री कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच और केनेजियन अप्रोचेस जो हैं वो क्या है। क्वेश्चन पहले भी बनते थे, लेकिन अलग से मेंशन करने के बाद इससे अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। अब उसमें हम एडम स्मिथ से लेकर शुरुआत करते थे, जेबीसी की थ्योरी पढ़ते थे कि मार्केट जो है अपनी आपूर्ति जो है वो स्वयं सर्जित करता है, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है। जेबीसी का ये नियम था, उसके आधार पे जो है वो पूरी क्लासिकल इकोनॉमी तैयार होती थी, खड़ी होती थी। जो उनका टारगेट होता था कि प्रॉपर वे में माल तैयार किया जाना चाहिए, वो मार्केट में अपने आप खपत हो जाएगी। लेकिन 1930 की महामंदी के बाद पूरा क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो ओरा है, जो दौर है, वो खत्म होता है और केनीजियन इकोनॉमिक्स जो है वो शुरू होती है। वो कहते हैं कि केवल मांग और पूर्ति की बात नहीं है, इफेक्टिव डिमांड या फिर प्रभावी मांग जो है वो किस तरीके से काम करती है। फिर वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से पूरा सेक्टर जो है वो, पूरी इकोनॉमी जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट बजट की बात कर लेते हैं। टॉपिक जो है वो अलग आ गया है, पहले इंक्लूड नहीं था, अब जो है गवर्नमेंट बजट आ गया। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब जब बजट की बात होगी तो कई सारे बजट डेफिसिट्स की बात होंगी, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक है, अब चूंकि बजट की बात होगी तो आय की बात भी होगी, खर्चों की बात भी होगी। आय वाले सेक्टर में भी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या है, इन पर बात होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और खर्च वाली बात भी जाएगी तो एक्सपेंडिचर में हम देखेंगे कि किस तरीके के खर्चे होते हैं, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे बात की जानी इस पे होती है। हालांकि बजट थोड़ा सा इंक्लूड था, लेकिन सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, कंसेप्ट जो हैं वो अब अलग से मेंशन कर दिए गए घाटों के। ठीक है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे आप भुगतान संतुलन कहते हैं, ये इंटरनेशनल का पार्ट है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज रेट को अलग से मेंशन नहीं किया था, अब इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेट को यानी विदेशी विनिमय दर को अलग से मेंशन कर दिया है। इसमें कंसेप्ट क्या होता है, पहले तो जो है वो देख लेते हैं कि पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे कि हम कहते हैं, बहुत सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं, किसी एक देश का एक वित्तीय वर्ष में जो अन्य देशों के साथ भुगतान जो शेष रहता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट गिनते थे। भुगतान शेष का मतलब है ये जो व्यापार है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, उससे बचने के बाद की स्थिति को हम देखते थे। अब उसमें कौन सा जो है वो क्रेडिट में, कौन सा डेबिट में इंक्लूड होगी, कौन सी टर्म, उसमें भी कई सारे जो होती दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य होती थी, उसमें कौन सी चीज जो है वो। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि हम जो कोई जो है उधारी जो है किसी से ले रहे हैं, वो एक अलग अकाउंट में इंक्लूड की जा रही है। लेकिन जैसे ही हम उसका ब्याज उसको उसको चुकाएंगे किसी टाइम के बाद, तो उसको जो चुका रहे हैं वो अलग अकाउंट में एंट्री हो रही है, और उसका इंटरेस्ट या उसका ब्याज जो है वो अलग अकाउंट में एंट्री किया जाता है। ये बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते थे। अब एक टॉपिक जोड़ दिया है, विदेशी विनिमय दर। विनिमय दर होती है कि किसी एक देश की मुद्रा का किसी दूसरे देश की मुद्रा में क्या भाव चल रहा है जब हम उसको बेचते हैं। क्योंकि एज ए कमोडिटी, जैसे जिस तरीके की वस्तु बाजार होता है, वो एक कमोडिटी की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से जो हम उसकी प्राइस जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं। वैसे ही करेंसी मार्केट में करेंसी को एज ए कमोडिटी, एक प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और उसकी डिमांड के हिसाब से जो है वो उसकी रेट या उसकी दर जो है वो तय की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ही विदेशी विनिमय दर इंक्लूड होती है तो इसमें कई सारी परिभाषाएं जुड़ जाती है, और विदेशी विनिमय दर के कुछ एक सिद्धांत हैं जो भी पढ़े जाते हैं। जैसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड चला करता था, फिर बाद में जो है मैनेजेबल करेंसी या जो है फ्लोटिंग जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो चला, बाद में मैनेजेबल फ्लोटिंग रेट, और इस तरीके की चीज़ें चली। मेन जो इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड से निकल के आया था, उसमें एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था और एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता था। इसमें एक तो स्थिर किया जाता था सरकारों या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कि ये दर होगी, और अब जो है जो चीज़ें होती है वो फ्लोटिंग होती है, मैनेजेबल होती है, मतलब बाजार द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है, यानी कि किसकी कितनी मांग है, कितनी आपूर्ति है। जैसे डॉलर जो है वो अच्छी खासी डिमांड में रहता है तो वो करेंसी की रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन में अगर हम देख रहे हैं तो बात आ गई
मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन, ये पहले जो था उसी का सेम है, तो हमने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करी है। मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इंडिया के रेफरेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से हम उसको परिभाषित करते हैं। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या समस्याएं हैं, ये बहुत बेसिक स्टैटिक जो पार्ट होता है ना। देखो इंडियन इकोनॉमी में दो तरीके के पार्ट हमें पढ़ने होते हैं। एक तो वो पार्ट जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की पहले पहले की जितने भी कमेटियां बनी हैं वो जो इंडिया की प्रॉब्लम्स रही है पहले की और अब की, उनमें कुछ कुछ पार्ट जो है स्टैटिक है, स्थिर है, उसको लगातार कुछ होता है करंट का पार्ट। जीडीपी के डाटाज क्या हैं, बैंक रेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करंट का पार्ट होती है। तो जब हम स्टैटिक प्रॉब्लम्स में जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट वगैरह की जो डाटा हैं ये हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में आ जाते हैं कलेक्शन। अब देखो इसको अगर हम देखें पहले कि सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स थे, जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक हुआ करते थे, तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक जो हुआ करता था वो अभी भी है, पहले भी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी पहले भी थी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में कोई चेंज नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि पहले जो डाटा का पार्ट था वो अलग से मेंशन नहीं था, अब डाटा का पार्ट मेंशन होने से कुछ परिभाषाएं जो है वो जुड़ गई है। जैसे आप पढ़ते होंगे, आपने कई जगह पढ़ा होगा प्राथमिक डाटा, द्वितीयक डाटा, या हिंदी में अगर हम कहें प्राथमिक समंक, द्वितीय समंक जो है वो किस तरीके के होते हैं। तो जब उनके कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन की बात आती है तो उसमें कई तरीके के चार्ट जो है वो बन जाते हैं। आपने कई तरीके के चार्ट देखे होंगे अलग अलग, इस तरीके के आपने चार्ट देखे होंगे, ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आपने पाई चार्ट देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके के, यहाँ कुछ परसेंटेज, यहाँ कुछ परसेंटेज है। तो अलग अलग तरीके के चार्ट्स का प्रेजेंटेशन होता है, वो परिभाषाएं भी आपके साथ अब जुड़ जाएंगी, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर जो है उनमें बारीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल ये बन जाता है, ठीक है। आगे चले, यूनिट 2 में आ जाते हैं। अब हम यूनिट 2 में कंज्यूमर बिहेवियर पे चल रहे हैं। पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, जो हमने बेसिक्स की बात की थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जुड़ी हुई थी। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक लेवल ऊपर चल रहे हैं, यूजी लेवल की बात हो रही है, तो हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता के व्यवहार से मतलब है कि डिमांड और सप्लाई पर उपभोक्ता है किस तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब क्या उसकी डिमांड है, क्या प्राइस है, प्राइस के रेफरेंस में उसका रिएक्शन किस तरीके का होता है, उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, प्राइस के घटने पर क्या होता है, प्राइस के बढ़ने पर क्या होता है। ये उपभोक्ता व्यवहार का बेसिक फिलोसफी है। अब ये कहते हैं, पहले था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, हिक्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हिक्स एंड सेलेस्ट की प्राइस इफेक्ट। आपने देखा है, सब पढ़ा है कि मार्शल का जो यूटिलिटी एनालिसिस है, जो यूटिलिटी एनालिसिस हम पढ़ते हैं, उपयोगिता विश्लेषण जो पढ़ते हैं, वो सारा मार्शल का दिया हुआ है। तो उपयोगिता विश्लेषण दो तरीके से हम पढ़ते थे, गणनावाचक जिसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, दूसरा होता था क्रमवाचक या तुलनात्मक जिसे हम उपयोगिता विश्लेषण कहते थे, जिसे कि हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। गणनावाचक में क्या होता था कि हम ये मानते थे कि उपयोगिता को मापा जा सकता है किसी संख्या के रूप में, यूटिल्स जिसे हम यूनिट का नाम देते थे, संख्या के रूप में उसे मापा जा सकता है। तो जब हम ये मानते थे तो दो तीन चीजें पढ़ते थे, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, ठीक है। फिर उस तरीके के उनके रिलेशंस होते थे, कर्व्स बनते थे, ठीक है। वहां दो तरीके के नियम आते थे, आसमान सीमांत उपयोगिता नियम जिसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल कहते हैं, एक होता था सम सीमांत उपयोगिता नियम जिसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा करते थे। फिर जब हम आगे चलते हैं तो दूसरी अप्रोच आती है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम तुलनात्मक या क्रमवाचक उपयोगिता कहते हैं। वहां हम ये मानते हैं कि उपयोगिता को संख्या में मापा जाना मुश्किल है, लेकिन उसमें क्रम निर्धारित किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पर्टिकुलर किसी चीज से 10 के बराबर यूटिलिटी मिलती है और दूसरी से 20 मिलती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि यार मुझे इसी से ज्यादा उपयोगिता मिलती है, इससे कम उपयोगिता मिलती है। क्रम डिसाइड करना, ऑर्डर डिसाइड करना, प्राथमिकता या प्रेफरेंस डिसाइड करना आसान है, इसलिए इसे थोड़ा सा व्यवहारिक माना जाता है। और ये जो अप्रोच है ये जन्म देती है इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच को, जहां
हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को, उपयोगिता के उच्च स्तर को जो है वो बताता है। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यहाँ भी है, कोई यूटिलिटी एनालिसिस अलग से मार्जिनल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कंज्यूमर सरप्लस, ये यहाँ भी है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस जोड़ दिया है, खैर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हिक्स एंड स्लस्ट की इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं, प्राइस इफेक्ट का मतलब है कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव जब हम पढ़ते हैं तो कीमत प्रभाव को जो है वो दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यहाँ क्या है, हिक्स एंड स्लस्ट की प्राइस इफेक्ट लिखा हुआ है, कीमत प्रभाव दोनों चीजें लगभग एक सी हैं, मैंने स्पेशली अलग से कुछ मेंशन नहीं किया है। कीमत प्रभाव दो प्रभाव में तोड़ा जाता है, इनकम इफेक्ट यानी कि आय प्रभाव और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव। दोनों को दो तरीकों से तोड़ा जाता है। एक हिक्स का स्लस्ट की इफेक्ट, सॉरी हिक्स का प्राइस इफेक्ट मेथड कहते हैं, वो कहता है कि आपको उपयोगिता के उसी स्तर से जो है वो गुजारा जाएगा। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से जो है प्राइस इफेक्ट को तोड़ा जाएगा, उसका बाइफर्केशन किया जाएगा कि आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी जो है वो मिलेगी, लेकिन जो आपका कॉम्बिनेशन है, जो आप खरीद रहे थे, जो आप कंज्यूम कर रहे थे, वो बदल जाएगा। और वहाँ जो है अब जब वो बदल जाएगा तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो भी बदलेगा और आय प्रभाव जो है वो भी बदलेगा। इसी को स्लस्ट के ये कहते हैं कि हम मानते हैं कीमत प्रभाव को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, लेकिन क्यों ना हम उसको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देने के बजाय सेम बंडल या सेम कॉम्बिनेशन जो है वो दे दे। ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें थोड़ी सी यूटिलिटी पहले हिक्स की तुलना में ज़्यादा मिलती है और उसको सेम लेवल ऑफ कंजप्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी अगर हम देखें तो पहले से तो कम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम सेम बंडल से गुजार रहे हैं, सेम कॉम्बिनेशन से गुजार रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि उसको पहले जितनी यूटिलिटी मिल रही थी उससे कम तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सेम जो कॉम्बिनेशन है वो उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा। लेकिन जब वो लाइन गुजरेगी, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं उसमें कि वो जो लाइन है वो थोड़े से हायर, वहाँ एक नए इंडिफरेंस कर्व को जो कि ऊपर के स्तर पर होगा, उच्च स्तर पर होगा, हायर लेवल पे होगा, उसको दर्शाने का मौका देगी और वो ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। तो दोनों चीज़ें इस चीज़ को मेंशन करती हैं। तो यहाँ इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग से लिखा हुआ, यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है तो भी इनबिल्ट था, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं बदला है, ऐसा हम इस तरीके से हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, जो पहले हम पढ़ के आए हैं, तो वहां हमने कहा था कि मोनोपोली जो है वहां पर हमने कहा था कि वो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। मोनोपोली वहां मेंशन नहीं थी, हमने जो तोड़ा है वो यूनिट 1 के हिसाब से तोड़ा था, तो यूनिट 2 में वो है मोनोपोली चली गई है, जो पहले यहीं पे हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं थी, वो यूनिट 2 में चली गई है। ठीक है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता जो कि मोनोपोली, जो कि हम कहते हैं ना परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के बाहर की चीजें होती है, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली जैसे मार्केट आते हैं, यानी कि एकाधिकारी, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकारी, तीनों सिचुएशन इसमें पढ़ी जाती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मोनोपोली हमने यहाँ ले लिया है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ ले लिया है, जिसमें ओलिगोपोली को इंक्लूड किया है, जिसे अल्पाधिकारात्मक जो है बाजार व्यवस्था कहते हैं। इसमें कई तरीके के मॉडल हैं, कोलिजिव और नॉन कोलिजिव मॉडल है। ठीक है, मतलब जो है बाजार में कुछ कुछ फर्म्स रह जाएंगी, कुछ फर्म जो है वो, अब वो फर्म्स भी दो तरीके से व्यवहार करेंगी कि या तो वो अलग अलग अपना खेल खेलेंगे कि ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, हमारा हमारा अपना गेम चल रहा है। ठीक है, किसी की प्राइस घटे बढ़े में कोई मतलब, हम अपने अपने हिसाब से चलेंगे। कुछ जो होता है वो ऐसे होता है कि वो कोल्यूजन कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं और एक नई जो कीमत है वो मार्केट में निर्धारित करते हैं। जैसे बहुत क्लासिकल एग्जांपल दिया जाता है, ये ओपेक जो कंट्रीज हैं जो तेल की सप्लायर हुआ करती थी, ये एक कोल्यूसिव मार्केट का जो वो क्लासिक एग्जांपल है कि ये एक कोल्यूजन बनाती थी, एक संगठन बनाती थी, और उस संगठन जो है वो एक प्राइस का जो है निर्धारण करता था, और वो उसी प्राइस पे पूरे वर्ल्ड को जो है वो मार्केट पे उस रेट पे बेचा करते थे। ठीक है, ओलिगोपोली में वही कोलिजन नॉन कोलिजन तो आएगा ही। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आ गई, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक था, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक नहीं है, इतना सा फर्क है। अब मैक्रो का पार्ट जो वहां नहीं था वो यहाँ देखते हैं क्या क्या है। कंजप्शन हाइपोथेसिस वहां भी थी, यहाँ भी थी। ठीक है, अब
यहाँ के सिलेबस में और यहाँ के सिलेबस में किसी तरीके का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे कंजप्शन हाइपोथेसिस यानी कि उपभोक्ता के संबंध में जो हाइपोथेसिस हुआ करती थी ना, जो कीन्स ने दी, ड्यूशनबरी ने दी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वगैरह, वो सेम है। मल्टीप्लायर, गुणक और त्वरक, मल्टीप्लायर यानी गुणक, एक्सेलेटर यानी त्वरक की अवधारणाएं जो है, और ट्रेड साइकिल की जो अवधारणा है वो सेम है। कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल्स, यहाँ थ्योरीज एंड कंट्रोल लिखा हुआ है, बात वही है। ठीक है, ट्रेड साइकिल आप समझ ही गए होंगे, बिजनेस साइकिल्स भी से हम कहते हैं, जिसे व्यापार चक्र जो है वो हिंदी में कहा जाता है। मैं लिखूँ क्या यहाँ पे, उपभोग, ये उपभोग परिकल्पनाएं, उपभोग परिकल्पना, मल्टीप्लायर, एक्सीलेटर यानी गुणक व त्वरक, और दूसरी जो चीज है वो व्यापार चक्र। अब व्यापार चक्र में इसकी परिभाषाएं भी होंगी, अलग अलग थ्योरीज हैं, शुम्पीटर की भी है, हिक्स वगैरह की भी है, वो सारी थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। और इसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, इसके नियंत्रण के तरीके जो हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मनी एंड इन्फ्लेशन, ये भी मैक्रो का ही पार्ट है। यहाँ पढ़ते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का या परंपरागत अर्थशास्त्रियों का बहुत ही शुरुआती दृष्टिकोण या शुरुआती अप्रोच जो है मानी जाती है। इसमें हम फिशर की थ्योरी को जो है वो पढ़ते हैं। फिशर की ही क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो देन मानी जाती है, ये हम यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मात्रात्मक सिद्धांत है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो उसकी बेसिक अप्रोच है वो क्वांटिटी को ध्यान में रखकर दी जाती थी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी यहाँ पे भी है कि मांग की जो अवधारणाएं हैं, मुद्रा की मांग, जैसे हमने कहा ना अभी करेंसी की बात कर रहे थे, तो ये भी एज ए कमोडिटी इसको देखा जाता है, प्रोडक्ट के तौर पर इसकी डिमांड और सप्लाई की बात की जाती है। तो मनी की डिमांड जो है वो उस पर क्या क्या अप्रोच है क्लासिकल्स की, और नए जो लोग आए, जैसे कीन्स भी आए, कैम्ब्रिज स्कूल आया, जो है नए स्कूल्स में पीगू, सैमुअल्सन वगैरह है, इन सबको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन के टाइप्स, कंट्रोल वगैरह सब यहाँ भी है, सब यहाँ भी है, इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आया है। पॉलिसी में देखें, ऑब्जेक्टिव एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है। यहाँ पे इसको कहते हैं मौद्रिक नीति और इसको कहते हैं राजकोषीय नीति। हम पढ़ेंगे ये जो है सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्न होती है पूरे तरीके से, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, और राजकोषीय नीति जो है वो सरकार का पार्ट जो है वो होती है, जिसे हम बजट वाले रेफरेंस में थोड़ा सा देखते हैं और किस तरीके से वो काम करती है, और वो हम इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं। ट्रेड में ये इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले जो पोर्शन है आपका, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के नाम से पढ़ते हैं, वो जो पेपर है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का, वो पेपर जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ट्रेड में हम पढ़ते हैं फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। फ्री ट्रेड का मतलब मुक्त व्यापार, प्रोटेक्शन का मतलब है संरक्षण, यानी कि हम अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को एक ही देश की सीमा में बेचते हैं, खरीदते हैं, वहीं हमारी जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं। फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार की चीजें आती हैं दूसरे देश से दूसरे देश में जाती हैं। ठीक है, ये केवल परिभाषाओं वाली चीज है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे भी है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये थोड़ा सा आगे चलता है। पहली है कंपेरेटिव कॉस्ट, यहाँ पे भी कंपेरेटिव कॉस्ट है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, ये जो है वो रिकार्डो ने दिया था। रिकार्डो ने दिया था, इससे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी होती है, वो एडम स्मिथ ने दी थी, उसी को इन्होंने एक्सटेंड किया था, और रिकार्डो ने कंपेरेटिव एडवांटेज यानी कंपेरेटिव कॉस्ट जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो दिया था। फिर यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, वो यहाँ पे भी है, इसे अवसर लागत सिद्धांत जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये बर्लर ने दी थी। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ भी दोनों सेम है। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब है व्यापार की जो शर्तें हैं वो किस तरीके से चलती हैं, इसमें 3-4 तरीके के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूला से जो है वो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बात करते जा रहे हैं। ये थ्योरीज जो है बहुत ही आसान है, वो छोटी छोटी है, लेकिन इनसे क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो नहीं है, हालांकि आपको जहां भी पढ़ने को मिलेगा वो टेबल की फॉर्मेट से समझने को मिलेगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इन थ्योरीज का बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है, वो देखना पड़ेगा। अवसर लागत में ज्यादातर वो हम चीजें देखते हैं। ठीक है,
अरे ठीक है, मुझे मिटाना नहीं था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में पहले तो जो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। WTO पढ़ते हैं हम, वर्ल्ड बैंक पढ़ते हैं, IMF पढ़ते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रिक्स को जोड़ दिया है, पहले ब्रिक्स नहीं था। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब आ गए हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे, जो कि विकास का अर्थशास्त्र या विकासात्मक अर्थशास्त्र के नाम से आप पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जिसे आप कई जगह डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी पढ़ते हैं, तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाला जो पार्ट है वो हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, पूरे ध्यान रखना कि क्या हुआ, कब बना, अगर कोई नई पॉलिसी आई है तो वो कब आई है, क्या है। और कई बार क्या आती है कि करंट से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे हम अपना प्रोजेक्शन करते हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो क्या होने वाली है, तो कई बार IMF और वर्ल्ड बैंक भी करते हैं, तो एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कितनी प्रोजेक्ट या कितनी जो है वो अजम्पशन लिए, फोरकास्टिंग की कितनी की है, अनुमान कितना लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं डेवलपमेंट वाले में कि मेजरमेंट एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे भी है कि हम डेवलपमेंट जो जिसे हम कह रहे हैं, विकास जिसे कह रहे हैं, जैसे बेसिक परिभाषा है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि क्या होती है, केवल मात्रात्मक चीज़ों को दिखाती है, विकास जो है वो गुणात्मक चीज़ों को इंक्लूड करता है। दोनों में क्वालिटी और क्वांटिटी वाली जो अप्रोच है उनका फर्क होता है। इन अप्रोचेस को अब जब हम बात करते हैं कि विकास जो है वो एक अच्छी अवधारणा है, ज़्यादा विकसित अवधारणा है, उसको मापते हैं किन किन चीज़ों से हैं। तो पहले एक इंडिकेटर होता था PQLI और HDI, जो पहले जो ये है, ठीक है। और ग्रोथ एंड पॉवर्टी मेजर्स को भी लिया जाता था, ये अभी यहाँ इंक्लूड नहीं है इस यूनिट में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। स्टेट्स में जो है आप देखेंगे अगर कोई अंतर नहीं है, ये अगर आप देख रहे हैं सिंपल एंड रैंक कोरिलेशन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले वाली यूनिट में हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक लाइन है जिसे आप सीरीज मानिए, इस सीरीज में लगभग सेंटर में कोई वैल्यू है, इसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। वो मेन मोड मीडियन से थोड़ी सी इधर उधर होती है, अलग अलग आधार पे अलग अलग वजह से लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी है, जैसे ही सेंट्रल टेंडेंसी हमने पता करी, फिर आते हैं हम कि इस सेंट्रल वैल्यू से बाकी जो वैल्यूज है इस सीरीज पे, इस लाइन पे, वो कितनी दूर है, कितना उनमें बिखराव, इसे हम डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने डिस्पर्जन देखा है ना, इसे हम बिखराव कहते हैं। तो इससे कितनी दूर है, इसमें हम डेविएशन देखते हैं कि ये इससे कितना दूर, इसमें तो फिर हम मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम चीजें देखते हैं। दूसरा आता है फिर कोरिलेशन। ठीक है, इंडेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। कोरिलेशन क्या होता है कि अब आपने ये सीरीज देख ली, अब आप इस सीरीज पर आ गए, इस सीरीज को एक और सीरीज के साथ ले आइए। अब दोनों सीरीज में अगर किसी तरीके का रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम कोरिलेशन में पढ़ते हैं, और उस रिलेशन को इस तरीके से देखते हैं कि दोनों क्या एक साथ ग्रोथ कर सकते हैं या दोनों अलग अलग ग्रोथ कर सकते हैं, दोनों में एक साथ कमी भी हो सकती है। तो इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन से दिखाते हैं, सकारात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या दोनों एक साथ घट रहे हैं तो पॉजिटिव, और दोनों में अलग अलग दिशा में चल रहे हैं तो नेगेटिव। इंडेक्स नंबर या सूचकांक क्या होता है, हमने 3 मेजर यहाँ पढ़ने हैं। ज़्यादातर हम लेस्पियर पासे और फिशर का जो है इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं, वही एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन फॉर्मूले से भी आते हैं और कई बार जो है छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। सिंपल और रैंक कोरिलेशन जो है वो इसकी मेथड है कोरिलेशन की ही, इसलिए इसको अलग से नहीं दिया हुआ, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज़ है, इन्होंने अलग से दे देता है, इन्होंने अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, आगे है राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान इकोनॉमी में सारी स्कीम से करंट का डाटा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फ्लैगशिप प्रोग्राम, अब ठीक है, इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है। जो आपने ये देखा है ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, इनको इन्होंने क्या किया, अलग से मेंशन कर दिया कि SC ST माइनॉरिटी, दिव्यांग और महिलाओं बच्चों की रेफरेंस में अलग से कोई प्रोविज़न है क्या। तो ऐसे कोई प्रोविज़न अगर हैं, वो सेम चीज़ें यहाँ है, अलग से नहीं लिखा है, लेकिन हमें फिर भी ध्यान देके पढ़ना होता है। ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम्स मतलब सारी योजनाएं वगैरह, हेल्थ, इंडस्ट्री, एजुकेशन, सारे सेक्टर्स हमें देखने, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है वो करंट का ही आना है। ठीक है, यूनिट 3 पर चलते हैं। यूनिट 3 जिसे कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मानते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी राय ये है कि आप सबको ही अच्छे लेवल का मानिए, सब अच्छा जो है आपको क्वेश्चन का लेवल प्रोवाइड करवाते हैं। फिर चलते हैं फैक्टर प्राइसिंग में, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं।
फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है साधन कीमत सिद्धांत। जब आपने प्रोडक्ट की कीमत लगा ली कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपने उपभोक्ता के व्यवहार में उसका अध्ययन कर लिया कि प्रोडक्ट अगर ये है उसकी कीमत ये है, हम देखेंगे क्या उसकी कीमत है, क्या व्यवहार है। फिर आपने प्रोडक्शन पढ़ लिया कि कितनी लागत है, कितनी रेवेन्यू, उस हिसाब से प्रोडक्शन प्रोड्यूसर का कितना योगदान है। लेकिन उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है जितने साधन हैं, उन साधनों की कीमत किस हिसाब से तय हो रही है, इसे अब हम पढ़ेंगे। जो पहले जो है वो शामिल नहीं थी, नॉट इंक्लूडेड, अब जो है वो डिसाइड होगी कि मजदूरी किस हिसाब से तय होती है, ये जो रेंट है जिसे हम लगान कहते हैं वो किस हिसाब से डिसाइड होगी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आप चार मुख्य तौर पे साधन पढ़ते हैं। उन साधनों की जो पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट है, उनका जो भुगतान है, साधन भुगतान जिसे आप कहते हैं, कारक भुगतान है, वो अलग अलग होता है। लेबर का वेज के रूप में होता है, लैंड यानी भूमि जो है उसका लगान के रूप में होता है, इंटरेस्ट जो है वो आपकी कैपिटल यानी कि पूंजी जो है उसका भुगतान इंटरेस्ट के रूप में होता है, प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूसर या फिर जो आप जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उद्योग उद्यमी जिसे आप कहते हैं, उसका जो भुगतान है प्रॉफिट के रूप में होता है। ये पहले इंक्लूडेड नहीं थे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनेंगे, इसमें कई सारी थ्योरीज हैं। फिर आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट, कल्याण अर्थशास्त्र जिसे आप कहते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र जिसे आप कहते हैं, कल्याण अर्थशास्त्र का मतलब है कि किस तरीके से चीजें बाजार नियंत्रित होते हुए भी आम जनता को कुछ अच्छा या बुरा जो है वो प्रोवाइड करवाती है, और उनमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं, उन चीज़ों पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बात की जाती है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गई। पहला तो इसमें परेटो ऑप्टिमलिटी, परेटो का अनुकूलतम सिद्धांत इसमें पढ़ते हैं। ये तो इसके बिना तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स शुरू ही नहीं होती है। परेटो कहता है कि किसी एक को नुकसान पहुंचाए पाना, किसी दूसरे को फायदा पहुंचाए पाना बहुत मुश्किल है। ये इसकी बेसिक फिलोसफी है, इसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है। परेटो ऑप्टिमलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। मार्केट फेलियर यहाँ भी है, यहाँ भी है। मार्केट फेलियर का मतलब है हम कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जिसे हम पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के रेफरेंस में पढ़ेंगे। मतलब पहले तो पब्लिक गुड प्राइवेट गुड अलग से थी, अब नहीं है अब वाले सिलेबस में। लेकिन जहां मार्केट फेलियर है वहां ये दोनों टर्म्स आएंगी ही आएंगी। कुछ चीजें देखो आपके सिलेबस में जोड़ी या घटाई गई है, लेकिन उनका जोड़ा या घटाया जाना आपको बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में जो है या जो नहीं है उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। वो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ उसमें, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मार्केट फेलियर का मतलब होता है कि मार्केट सिस्टम जितना भी आपने अब तक पढ़ा है वो कहाँ जाकर फेल हो जाता है, किन चीज़ों की वजह से फेल हो जाता है। तो यहाँ पब्लिक प्राइवेट गुड आएंगी ही आएंगी, क्योंकि जब हम पब्लिक गुड की बात करते हैं तो वहाँ फ्री राइडर्स प्रॉब्लम जानिए, यानी कि कुछ ऐसे लोग कि आपने पब्लिक गुड बना दी, उस पर कोई इसी तरीके की कि ना आप प्राइस लगा पा रहे हैं, उसका यूज जो है वो लोग भी कर रहे हैं जिनको आप चाहते थे कि वो ना करें, जिनको इंक्लूड नहीं करना चाहते थे। तो मार्केट जो है वो पूरा फेल होता है। यहाँ बाह्यताओं की यानी कि एक्सटर्नलिटीज़ की बात की जाती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। बाह्यताओं का मतलब होता है, यहाँ आएंगे एक्सटर्नलिटीज़ लिखा हुआ भी है। बाह्यताओं की बात करते हैं। बाह्यताओं का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको उसके लिए आप पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके एफिशिएंसी को, दक्षता को बढ़ाती है, या फिर आप कह लीजिए आपको किसी न किसी तरीके से फ़ायदा देती हैं। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, एक फर्स्ट ईयर का बच्चा ऐसे एस्पिरेंट्स के बीच में रहता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, और वो इसको लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसको उसके सराउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है, इसके लिए आपने अलग से कुछ पे नहीं किया। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वही समझ लीजिए कि एक भोंपू बज रहा है कहीं और आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कुछ एक दो क्राइटेरिया है वो पढ़ेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको सेम लिखा है समझने के हिसाब से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉडल्स हैं कुछ कुछ, पहले पुराने सिलेबस को देख लेते हैं। ISLM यहाँ भी था, ISLM यहाँ भी है, बहुत ही ज़रूरी मॉडल है। ये प्रोडक्ट मार्केट को दिखाता है और ये मॉनेटरी मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ये यहाँ भी है, क्योंकि ISLM ये फैक्टर, ये जो ISLM कर्व है इनमें मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, इन दोनों के प्रभाव से कुछ कुछ अंतर आते हैं। उन अंतर्स को हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं, देखते हैं, इसलिए हमें ये समझना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले इंक्लूड नहीं था, जैसे
मुंडल फ्लेमिंग और स्वान मॉडल है। यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो, हालांकि ये होगा मुंडल फ्लेमिंग मॉडल की वजह से ही, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्लूड करता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे आपने आईएसएलएम कर्व हम पढ़ते हैं, आईएसएलएम कर्व में एक बीपी कर्व और इंक्लूड हो जाता है जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इतने इजी तरीके से आपको करा के चलेंगे कि आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली कर देंगे। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा, इतना प्यारा है कि अगर आपने वो समझ लिया तो आप कभी भी इसके सवालों में अटकेंगे नहीं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। मॉडल जो पहले थे वो अभी भी हैं, 4 मॉडल पहले थे, चारों मॉडल अभी भी हैं, हेरेंडोमर, सोलो वगैरह। इनसे क्वेश्चन है, कुछ कुछ डेरिवेशन है। हालांकि इनके क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर इनकी मान्यताओं से आते हैं, मान्यताएं हो गई, और इनके जो निष्कर्ष हैं अगर आप उनको भी पढ़ कर चलें तो आपके सवाल जो हिस्से आसानी से बन जाएंगे। हमने जो कंटेंट तैयार किया है वो इस तरीके से है कि पूरा मॉडल है, उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन है, और लास्ट में उसकी समरी जो है वो आपको प्रोवाइड की गई कि अगर आपको पूरा समझ में भी नहीं आता, उसकी समरी देखने से भी आप इजीली उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टेट्स में कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो, हाँ, पहले भी थे और अब भी है। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है प्रतिगमन। जैसे हमने कोरिलेशन में ये देखा कि दो सीरीज में क्या रिलेशन है, सपोज बच्चों के खेलने की प्रवृत्ति और उम्र, इसमें क्या रिलेशन है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ खेलने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब हमने ये जांच कर ली। दो मेथड थी, रैंक कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन, जो हमने पढ़ा वो आपने पढ़ लिया। अब सपोज यही दो सीरीज है, इसमें से एक किसी सीरीज में से कोई वैल्यू गायब है, तो हम बाकी जो वैल्यूज दी हुई है तो गिवन वैल्यूज से वो मिसिंग वैल्यू जो है वो अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, ये मेथड्स रिग्रेशन मेथड्स में आती है। इसमें कई सारे, हालांकि स्टैंडर्ड लेवल पे जब हम बढ़ते हैं चीज़ों पे तो रिग्रेशन मॉडल कई तरीके के 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ऐसे करके बढ़ते रहते हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल ही है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रतिगमन है, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन भी है, कोई बहुत ये प्रॉब्लम करने वाली चीज़ नहीं, इसके बेसिक कंसेप्ट ही आएंगे। सैम्पलिंग पहले टेक्निक्स थी, अब नहीं है इस पोर्शन में। टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन में, ये कहा तो इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट जाता है, लेकिन ऐसा इकोनोमेट्रिक्स है नहीं, ये केवल डाटा के तौर पे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, ये सैम्पलिंग वाली जो यूनिट है उसका पार्ट यहाँ पर नहीं है। एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन आपका जोड़ दिया गया है, ये कुछ नहीं है, रिग्रेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन जो है इसको माना जाता है। ये परेशान करने वाली चीज नहीं है। रिफॉर्म्स, ये इंडियन इकोनॉमिक रेफरेंस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो पहले वाला पार्ट था, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ स्टैटिक पार्ट है जो चेंज नहीं होता है, तो 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी या उसके पहले के भी कुछ रिफॉर्म्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, वो आपको हमेशा पढ़ने हैं। उनका कंटेंट जो है वो हम अलग तरीके से प्रोवाइड करवा देंगे, या कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी वगैरह, मतलब निजीकरण की जो पॉलिसी वगैरह है वो आपको देखनी, ग्लोबलाइजेशन वगैरह देखना ही है। फिजिकल और फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म जो है पहले अलग से मेंशन नहीं किया हुआ था, अब कर दिया है, लेकिन पढ़ना इसको है। फॉरेन ट्रेड, वापस इंटरनेशनल ट्रेड की बात चल रही है, तो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दी गई थी पहले, अब क्या किया है कि कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन, करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड रिफॉर्म्स। तो ये जो पॉलिसी वगैरह है, इसका जिस तरीके से कंपोजिशन होता है, क्या डायरेक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें भी हमको पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये करंट के रेफरेंस में ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल आने वाले हैं। ठीक है, ट्रेड थ्योरीज, वही इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ी कंपैरेटिव अप्रोच, कम्युनिटी कॉस्ट वाली अप्रोच जो रिकार्डियन थ्योरी है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो कि अवसर लागत थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पे हेक्सवेट-ओलिन थ्योरी और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसे एचओ थ्योरी भी क्या आप कहते हैं। हेक्सवेट-ओलिन थ्योरी कहती है कि दो देश हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे, एक देश में जो साधन जो है सबसे ज्यादा होगा तो उसको सस्ती दर पे बनाया जाना पॉसिबल है, इसलिए
जो उसको सस्ते दर की बात फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन करती है, लेकिन आप फिलहाल ये समझ सकते हैं कि जिस देश में जो साधन ज़्यादा अबंडेंट है, ज़्यादा अवेलेबल है, वो देश उससे उत्पादित होने वाली सामग्री बनाएगा और उसको उस देश में बेचेगा जहाँ उस साधन से बनने वाली चीज़ें उपलब्ध नहीं है, और अपने देश में उन चीज़ों को खरीदेगा जिनके साधन ज़्यादा मात्रा में उनके पास उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी नहीं है। तो जहाँ अवेलेबिलिटी है, जहाँ बन रहा है, वहाँ से खरीदेगा। ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड का यही आधार है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन इसी चीज़ को आगे बढ़ाती है कि जहाँ जो फैक्टर अवेलेबल ज़्यादा है वहाँ उसकी दर जो है वो सस्ती होगी। जैसे चाइना और इंडिया में लेबर ज़्यादा अबंडेंट है, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेबर जो है वो सस्ती दरों पर बनाया जाता है, इसलिए कोई भी ऐसी कमोडिटी जो लेबर इंटेंसिव है, यानी कि श्रम के आधार पर बनाया जाना जिसे आसान है, वो इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज में बनती है और उसका एक्सपोर्ट हम करते हैं। ठीक है, यही फैक्टर प्राइस इक्वेशन थ्योरी कहती है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ दर सस्ती होगी, इसलिए वो बनाते हैं, जहाँ दर ज़्यादा है वहाँ भेजते हैं। और अपने कंट्री में अगर किसी की दर ज़्यादा है उनके लिए, यानी कि वो फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ अवेलेबल है, जहाँ सस्ता बन रहा है, वहाँ से हम खरीदेंगे। ये इंटरनेशनल ट्रेड का आधार है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स ये डेवलपमेंट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें करंट का पोर्शन आ जाता है। ये सेम जोड़ा गया है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको इसमें एसडीजी वगैरह थोड़े से पढ़ने हैं। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस टॉपिक अलग से कोई मेंशन नहीं किया है, पहले था, लेकिन अब ये आपने यहाँ अलग से कोई मेंशन नहीं है इस यूनिट में, लेकिन आपने ये देख, ये तो चलो मैंने कहा कि मार्केट फेलियर में पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी में पहले पढ़ लिया है। मैंने कहा था कि इसको आगे हम देखेंगे। बजट वाला जो पोर्शन है यहाँ वो पोर्शन इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए देखा जाए तो कुछ भी ज़्यादा घटाया नहीं है उस रेफरेंस में। ठीक है, तो ये आपकी तीनों यूनिट्स हैं जिसमें हमने टॉपिक वाइज ये कोशिश करने की कोशिश करी है कि आपको समझने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी को लेके कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक जो है वो रेस्पॉन्स के तौर पर हमें मिले। अभी हम इसकी कंपेरिजन समरी भी मैंने बनाई है, बहुत छोटी सी 3 पेजेस में, कि आपको क्या चीज़ जो है वो घटानी बढ़ाई, इसमें मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका फीडबैक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, साथ ही साथ हमें ये सजेशंस भी मिले कि हमें किन टॉपिक्स पर वीडियो लाने हैं, आप किन किन चीज़ों को जानना चाहते हैं। वैसे जहाँ तक मेरा प्लान है, मैं चाहता हूँ कि सिलेबस के साथ, ये सिलेबस डिस्कशन तो हो ही गया, स्ट्रेटजी वीडियो भी आए और बुक लिस्ट या कंटेंट का जो सोर्सेज का जब एक वीडियो है वो भी आप तक पहुँचे कि कहाँ से कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रखना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने भी सजेशन देवें ताकि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि आपने जो भी देखा वो सारा जो लेवल है वो किस मोटे मोटे तौर पर क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है वो पहले मीनिंग और डेफिनेशन सेंटर प्रॉब्लम को कवर करती थी। अब वाली जो यूनिट है, नया है ये सिलेबस, ये माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग से डेफिनेशंस के जो कंपैरिजन है उनको इंक्लूड करती है, साथ ही पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की जो अप्रोचेस है उसको कवर करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कहा कि पीपीएफ उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत के सिद्धांतों को भी कवर करती है। परिभाषात्मक है, क्वेश्चन भी परिभाषा के लेवल पर ही आएंगे। ठीक है, पहले इनकम एम्प्लॉयमेंट के जो टॉपिक है वो अलग से मेंशन नहीं थे, लेकिन अब क्लासिकल और केनेजियन अप्रोच जो है वो मेंशन ढंग से कर दी गई, क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। गवर्नमेंट बजट पहले इंक्लूड नहीं था, पहले वो पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक पे तौर पे थोड़ा सा इंक्लूड था, हालांकि यूनिट 1 में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये यूनिट वाइज है। ओवरऑल देखें तो इस टॉपिक में कोई अंतर नहीं आया है मेरी नज़र से। अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि पहले के और अब के टॉपिक में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन यूनिट 1 के हिसाब से देखें तो चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन की वो डिटेल नहीं, डाटा प्रेजेंटेशन वगैरह की कोई बात नहीं थी, ये अब डाटा प्रेजेंटेशन की बात हो गई है। मैंने कहा ना कि अलग अलग जो मेथड्स है, पाई चार्ट वगैरह और अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, उनकी मदद से आपको थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। परफेक्ट कंपटीशन ओनली, ये पहले वाली यूनिट में मोनोपोली को इंक्लूड करता था। देखो टोटल ओवरऑल अगर मार्केट देखें तो मार्केट तो पूरा ही कवर किए है, पहले भी था अब भी था, लेकिन पहले यूनिट 1 में मोनोपोली था, अब नहीं है, ये हटा दिया है। मैंने कहा ना, लेकिन सेकंड में चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। यूनिट 2 में आपके ये जो कंसेप्ट थे, ये
यूटिलिटी प्लस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जोड़ दी है। यहाँ पर यूटिलिटी अप्रोच जो है, यहाँ पे जो है सीधे इंडिफरेंस कर्व पे चले जाते थे हम, यूटिलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, थोड़ा सा यूटिलिटी वाला जो पार्ट है वो ढंग से करना है। अब सेलेस्ट की इफेक्ट और ये सब है, इनको अलग अलग से लिख दिया, प्राइस इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब ये चीज़ें आती हैं थोड़ा सा क्या बढ़ता है, जैसे पहले मैंने लगभग इस पे बात करते समय ये कहा है कि ये लगभग सेम है, लेकिन थोड़ी सी जो संभावनाएं हैं, अब क्वेश्चन ज़्यादा रेंज मिल गई है। रेंज कैसे मिल गई है, जब आपको अलग से प्राइस इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिया गया है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी प्राइस इफेक्ट पढ़ते समय, कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व, ठीक है, पीसीसी। ये क्वेश्चन आपको पहले मिल सकता था, अभी भी मिलेगा, लेकिन पहले आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व, आय उपभोग वक्र के क्वेश्चन की रेंज नहीं थी, अब कवर हो गई है। ठीक है, आपको एंजल कर्व की कर्व जो रेंज है वो अब कवर हो गई है, अलग देने से थोड़ी सी रेंज जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन पहले था, अब इसको ड्रॉप कर दिया गया है। मोनोपोलिस्टिक जिसे हम एकाधिकारात्मक कहते थे। प्रतियोगिता जिसे कहा जाता था। ड्रॉप्स मतलब एड और ड्रॉप मैंने सब जगह लिखा है, क्या इंक्लूड किया है कैसे नहीं। ठीक है, पहले हम कह रहे थे कि एचडीआई एचपीआई जीडीआई पे बात कर रहे थे, अब ये एचडीआई पे क्यूएलआई पे बात कर रहा है, राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहा है। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, डाटा वाला पोर्शन है। ठीक है, मल्टीप्लायर और इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। मैंने कहा ट्रेड थ्योरी इन्फ्लेशन, इनमें कोई फर्क मल्टीप्लायर एक्सीलेटर वाली थ्योरी में ज़्यादा नहीं आया है, कोर टॉपिक सेम है। यूनिट थर्ड जो है मुंडल फ्लेमिंग और स्वान मॉडल को पहले करती थी, ये लगभग मेरी नज़र में तो सेम है, क्योंकि बीओपी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मुंडल फ्लेमिंग और स्वान मॉडल के बिना नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, टाइम सीरीज वाला जो डाटा है ये ऐड किया गया है, पहले ये नहीं था, लेकिन सैम्पलिंग वाला पार्ट जो है वो ड्रॉप किया है एक तरीके से। और आप देख सकते हैं पब्लिक प्राइवेट गुड एक तरीके से हटा दी है, लेकिन मैंने कहा ना मार्केट फेलियर में वो जोड़ा हुआ है, इनबिल्ट है, उसके अंदर है, हमको बिटवीन द लाइन समझना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा इसके आगे है कि करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, लेकिन अब इसके कंपोजिशन को भी और डायरेक्शंस को भी जोड़ दिया है। मतलब अब केवल डाटा और करंट का टॉपिक ही नहीं है, इसके बेसिक, इसके ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से वो भी हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है, वेलफेयर में लगभग मॉडल जो है वो सारे सेम है, आईएसएलएम लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीजी वगैरह आपको पढ़नी है, फूड सिक्योरिटी वगैरह आपको पढ़नी है। तो ये आपकी ओवरऑल जो है वो समरी है, मैं आपको ये जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, और सारी चीज़ें जो है वो आपको उस तौर पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो इकोनॉमिक्स बाय कमल सर के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। उस चैनल पर जो है आपको कंटेंट और बाकी जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इकोनॉमिक्स बाय कमल सर के नाम से आपको वो चैनल इजीली जो है वो अवेलेबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप ये चैनल सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, हिंदी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप अपने सजेशंस जो हैं वो आप हमें प्रोवाइड करें, आपका फीडबैक हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास, आप ये जो सिलेबस डिस्कशन है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और आपके फीडबैक के साथ हम इसे और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा किसी अन्य विषय के साथ। मैं कमल कुमार मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए।